नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाला हिस्सा है जिसमें हम चर्चा करेंगे पार्टिकुलरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है जो कि फूड लॉस की समस्या को, मतलब घरों में जो फूड का वेस्टेज जाता है हमारे घर में, मतलब हम सभी के घर में से तो उतना ज़्यादा फूड वेस्टेज नहीं निकलता है, लेकिन जब भी हम किसी कार्यक्रम की बात करते हैं, शादी ब्याह हो रहा है या फिर कोई फंक्शन है, पार्टी है, ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा फूड वेस्टेज हमको देखने को मिलता है। ये आपका और हमारा सबका पर्सनली व्यक्तिगत अनुभव होता है। 10 लोग आने वाले हैं लेकिन खाना बनाया जाता है 20 लोगों के हिसाब से, ठीक है। और जाहिर सी बात है, यदि ऐसा होता है तो खाने का वेस्टेज जाना जाहिर सी बात है। लेकिन इससे भी पहले हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि फूड वेस्टेज को रोकने का प्रयास कर रही हैं। जैसे कि यदि हम चर्चा कर लें यूएनईपी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भूमिका और इसके महत्व की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम यूएनईपी के बारे में देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है जो कि पर्यावरण को सेफ करने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1972 में और इसका मुख्यालय बनाया गया है नैरोबी, केन्या में। इसके प्रमुख कामों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर में आ जाता है जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ना, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हमें कम करना है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे जो सम्मेलन होते हैं, इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है यूएनईपी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना भी इसका एक प्रमुख काम माना जाता है। अगला आता है पॉल्यूशन को कैसे करके कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आ जाता है रिसोर्सेस एफिशिएंसी। एक इसका काम ये भी है कि हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उनका हम कैसे करके अच्छे तरीके से, दक्ष तरीके से यूज़ करें। रिसोर्स एफिशिएंसी के अंतर्गत फूड वेस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी जैसे मुद्दों के ऊपर लोगों को जागरूक करता है। इसके अलावा एसडीजी को भी सपोर्ट किया जाता है यूएनईपी कार्यक्रम के अंतर्गत। स्पेशली एसडीजी 12, मतलब कैसे करके हम संसाधनों का उपभोग करेंगे, कैसे करके संसाधनों का उत्पादन करना है, और एसडीजी 13 जो कि जलवायु कार्रवाई पर फोकस करता है। हाल फिलहाल में देखा जाए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से कई सारी रिपोर्टें प्रस्तुत करी जाती हैं। इन रिपोर्टों में आ जाती जैसे कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसके अलावा इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक भी यही जारी करता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, ये रिपोर्ट दुनिया भर में खाने की बर्बादी के लेवल को नापती है और उसका समाधान बताती है। 2024 की रिपोर्ट बोलती है दुनिया भर में 1 बिलियन टन भोजन बर्बाद होता है, जिसका 20% घरों से आ रहा है। अब आप सोच लीजिए। इसके अलावा एमिशन गैप रिपोर्ट होती है, ये हमारे जलवायु के टारगेट को और रियल में कितना एमिशन हो रहा है उसके बीच कितना गैप है उसको बताती है। फिर आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, GEO बोला जाता है। ये पर्यावरणीय चुनौतियों पर वैश्विक अध्ययन के ऊपर फोकस करता है। यूएनईपी की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इन प्रमुख प्रयासों में हम देख सकते हैं बीट पॉल्यूशन, क्लीन सीज, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030 के बीच में। अब हम बात करते हैं, भारत यूएनईपी का सक्रिय सदस्य है और सर्कुलर इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसे मुद्दों के ऊपर सहयोग करता है। सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं कि एडिटोरियल में क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो देखिए, बताया जाता है ये जो आर्टिकल है मेनली फोकस करता है भोजन की बर्बादी के ऊपर, ठीक है। इसी के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ मुख्य रूप से फोकस किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है। 2024 की ये रिपोर्ट है जिसमें भोजन की बर्बादी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि 2024 की जो रिपोर्ट आई थी
साल 2022 में दुनिया भर में 1 बिलियन टन मतलब 105 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का लगभग 20% है। इसका मतलब ये है जितने भी लोग खाना खा रहे हैं आज पूरे विश्व भर में, उसका 20% हिस्सा समझ लो बर्बाद हो गया है। चिंताजनक वाली बात यह हो जाती है कि भारत इस वैश्विक समस्या में सबसे बड़ा योगदान देता है। ये केवल संसाधनों का दुरुपयोग नहीं है, इसका मतलब ये है खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लग रहा है आप सोच लीजिए। किसान मिट्टी का यूज़ कर रहा है, उसमें खाद पानी सब दे रहा है, तब जा कर के फसल उग पा रही है, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, आप घर में खाना बना रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, मतलब सारे संसाधनों का हम दुरुपयोग करते हैं। बल्कि ये गहरा एक नैतिक और पर्यावरणीय विफलता है जिससे हमें निपटने की ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं, यही आर्टिकल हमारा मेन रहने वाला है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि भाई फूड वेस्ट और फूड लॉस आखिर होता क्या है। फूड वेस्टेज का मतलब है फूड सप्लाई चेन में डिस्कार्ड किए गए खाने योग्य और गैर खाने योग्य हिस्से शामिल हो जाते हैं इसमें, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, रेस्तरां और घरों से फेंका गया भोजन। ये सारी चीज़ें फूड सप्लाई चेन के अंतर्गत आ जाती हैं और फूड वेस्टेज में हम इनको शामिल करते हैं। इसके बाद आ जाता है फूड लॉस। फूड लॉस मतलब सप्लाई चेन का जो शुरुआती चरण रहता है, जैसे कि हमने अच्छे तरीके से भंडारण नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम दही की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, यदि हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, तो ये फूड लॉस कहला जाता है। जैसे ख़राब भंडारण हो गया, परिवहन में कुछ ख़राब हो जा रहा है, कुछ हैंडलिंग में ख़राब हो जा रहा है, तो फूड लॉस उतना ज़्यादा नहीं है, फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फूड वेस्टेज करने वाला देश है। हालांकि प्रति व्यक्ति घरेलू भोजन बर्बादी मतलब पर कैपिटा हाउस होल्ड फूड वेस्टेज देखा जाए, भारत में 55 किलोग्राम प्रति वर्ष है। मतलब एक साल में एक व्यक्ति 55 किलो खाना बर्बाद कर देता है। अमेरिका में 73 किलो जैसे देशों से कम है, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या के कारण ये एक भारी मात्रा में बर्बादी की लीडरशिप करता है। इससे क्या क्या हो रहा है? इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इससे सोशल इनजस्टिस हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे करके ये क्लाइमेट के ऊपर असर डाल सकता है, कैसे करके इकोनॉमी के ऊपर असर डालता है, कैसे करके पर्यावरण के ऊपर ये असर डालता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है फूड वेस्टेज यदि हो रहा है तो। देखिए, नॉर्मली देखा जाए भोजन की बर्बादी सीधे तौर पर ग्रीन हाउस एमिशन को बढ़ा करके जलवायु परिवर्तन को तेज कर देती है। ये प्रक्रिया कई सारे चरणों में होती है, जैसे कि उत्पादन के दौरान हम संसाधनों का मिसयूज़ करते हैं, हम भूमि, पानी, एनर्जी, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो ये सारे संसाधनों का भी हमारा नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर खाना एक जगह धूप में पड़ा है और वहाँ से मीथेन गैस और CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। इसके अलावा खेती के दौरान ट्रैक्टर, सिंचाई, उर्वरक के यूज़ से CO2 निकलता है। चावल की खेती और पशुपालन से मीथेन गैस निकलती है जो CO2 से 28 गुना ज़्यादा खतरनाक रहती है। इसके बाद आप देखेंगे लैंडफिल में खाना सड़ रहा है, यहाँ से मीथेन गैस निकल रही है, वो ऑक्सीजन फ्री परिस्थितियों में सड़ते रहता है जिससे मीथेन गैस निकलती है। और ये जो मीथेन गैस है 80 गुना ज़्यादा खतरनाक रहती है, 80 गुना ज़्यादा गर्मी को रोकती है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में। भारत में 10 से 12% जो म्यूनसिपल वेस्टेज है खाद्य बर्बादी से आ रहा है, जो लैंडफिल मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स है। यदि हम इसको ऐसे समझ लें, यदि फूड वेस्ट एक देश होता तो ये चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन वाला कंट्री होगा। ये बात कही गई है UNEP 2024 में। अगली चीज़, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं मशीन में, किसी भी चीज़ में, इस दौरान भी एनर्जी वेस्टेज होती है।
बर्बाद भोजन का पैकिंग, ठंडे रखने में मतलब रेफ्रिजरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में भी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। इससे CO2 उत्सर्जन बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलो चावल बर्बाद करने का मतलब है लगभग 2500 लीटर पानी और 3.5 किलो CO2 का नुकसान हो रहा है। इसके बाद वनों की कटाई भी होती है। मतलब यदि खाना बनाया जा रहा है तो खाना कैसे करके आ गया है यहाँ तक, पेड़ पौधों को काटे होंगे, ठीक है, वहाँ पर खेत बनाए होंगे, उसके बाद में यहाँ पर खेती चालू हुई हो, तब जाकर के हमारी थाली में खाना पहुँचा। इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है खाना यदि हम बर्बाद करते हैं तो। अब हम सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ। हमने जाना है कि फूड वेस्टेज क्या है और फूड लॉस क्या है। इसके बाद भोजन यदि हम बर्बाद कर रहे हैं तो कितना कितना नुकसान होगा, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर हर साल $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर का खाना बर्बाद हो रहा है, जबकि 78 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 7.8 करोड़ टन भोजन फेंका जाता है, जबकि 20 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय भूखे, मतलब भूखे रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, उससे कहीं कम 7.8 करोड़ टन भोजन फेंका जा रहा है। जितना हम खाना फेंक दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो लोग भूखे हैं, तो भूखे लोगों को हमको खिलाना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर में से एक होने के बावजूद भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना भारत कर रहा है। ये कंडीशन है हमारे देश की। इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड लेवल पर वेस्टेज होता है, जैसे कि ओवर परचेजिंग। टमाटर अभी सस्ता हो गया है तो 4 किलो 5 किलो ले लेके जा रहे हैं और बाद में वो सूख जाता है रखे रखे। इम्प्रॉपर मील प्लानिंग, मतलब आपको पता रहना चाहिए घर में एक व्यक्ति है तो वो आधा गिलास चावल खा लेगा। जैसे मैं अपने हिसाब से जब भी रखता हूँ ना खाना, आधी गिलास चावल रखता हूँ मैं, तो मेरा चावल कभी बचता नहीं है, पूरा मैं ख़त्म कर देता हूँ। वहीं रोटी यदि मैं बात करूँ कि मैं कितनी रोटी खा लेता हूँ, लगभग एवरेज में 6 रोटी खा लेता हूँ। मतलब चावल यदि नहीं बनाऊँगा उस समय मैं अपनी मुट्ठी में 2 मुट्ठी आटा लेता हूँ, उसमें 6 रोटी बन जाती। इस प्रकार से हमें प्रॉपर मील प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से दाल का भी अंदाज़ा रहना चाहिए। लगभग 1.5 से 2 मुट्ठी दाल रखो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त रहती है। इसके बाद लिमिटेड स्टोरेज। पता चला सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि फ्रिज में रखने की तक जगह नहीं बची है। एक्सेस फूड प्रिपरेशन, मतलब त्यौहार आ गया है, किसी को बुलाए हैं, 5 लोग आने वाले, लेकिन हमने 6-7 लोगों का खाना बना लिया है, ठीक है। तो इससे भी खाना हमारा बहुत बचता है और बहुत फेंकता है। शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पुअर रेफ्रिजरेशन पहले नंबर करिए। हर किसी के पास में फ्रिज की व्यवस्था नहीं है। ढेर सारी सब्जी ला लेंगे, रखे रखे सूख जाएगी और हम उसको बना नहीं पाएंगे। शॉर्ट सेल्फ लाइफ, खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए भी हम लोग उनको वेस्टेज कर दे रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर 61% फूड वेस्ट घरों से हो रहा है, इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन और बेहतर फूड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर्यावरण के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। भोजन उत्पादन में हम भूमि, पानी एंड एनर्जी, लैंड, वाटर एंड एनर्जी की भारी मात्रा में खपत करते हैं। जब खाना बर्बाद करते हैं मतलब हमने भूमि भी बर्बाद किया, वाटर भी, एनर्जी भी, सब कुछ। भारत में 10 से 12% म्यूनिसिपल वेस्टेज खाद्य बर्बादी से आ रहा है, जो लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज 2024 के अनुसार वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन का 8 से 10% फूड लॉस और वेस्ट से आ रहा है। अगर फूड वेस्ट एक देश होता तो ये चीन, अमेरिका और के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक हो जाता। अब कार्बन फुटप्रिंट करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल डाइट, प्लांट बेस्ड भोजन को बढ़ावा देना और मांस को कम खाना, ये कुछ उपाय सुझाए जाते हैं राइटर की तरफ से। वहीं यदि हम बात कर लें सोशल इनजस्टिस की, तो भारत में भोजन की बर्बादी और भूख के बीच एक गहरा संबंध है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स खास करके SDG 2, जिसमें बोलते हैं जीरो हंगर, SDG
12.3 जो बोलता है रिटेल और उपभोक्ता लेवल पर फूड वेस्ट को कम करना इसकी प्रगति को रोकता है। क्लाइमेट चेंज, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अनियमित मानसून आ रहा है, सूखा हो जाना, बाढ़ आ जाना फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। कौन कौन से कदम हमारी तरफ से उठाए जा सकते हैं, इस चीज़ को समझना है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको स्मार्ट मील प्लानिंग करना पड़ेगी, मतलब ख़रीदारी से पहले आपको लिस्ट बनाना है। एफिशिएंट स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा एफिशिएंट स्टोरेज के अलावा, ठीक है, जैसे कि हमने एयर टाइट डिब्बे का इस्तेमाल किया है ताकि लीकेज ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है, इस प्रकार के प्रयास हमारी तरफ से किए जा सकते हैं। अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो है लेफ़्ट ओवर का क्रिएटिव यूज़, मतलब बचे हुए सब्जी से हम सूप बना सकते हैं। कंपोजिटिंग क्या होता है, हम हमारी तरफ से जो भी वेस्टेज निकल रहा है घर का, उसकी हम खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। एंड सरप्लस फूड को डोनेट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, और ये काम हम कर सकते हैं स्थानीय फूड बैंक का पता लगा करके कि हमारे आसपास में कोई फूड बैंक है क्या। अगला चीज़ है सिस्टमेटिक सुधार का, ठीक है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम निवेश करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी पड़ेगी और इनको जागरूकता फैलाना होगा। साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स को फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी देनी चाहिए। भारत ने सेव फूड शेयर फूड प्रोग्राम चलाया है जो बड़े पैमाने पर भोजन बचाने की क्षमता दिखाता है। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा है। फूड वेस्ट को कम करना न केवल कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, बल्कि भूखमरी कम करने और सामाजिक असमानता घटाने के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। सरकार, व्यवसायी, नागरिक सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। हमें एक एफिशिएंट फूड मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, खाना की बर्बादी नहीं होगी, सब हमारे पास जो संसाधन है उनका हम ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब समाधान सिर्फ अधिक उत्पादन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करते जाएं तो भूखमरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमें कॉन्शियस फूड चॉइसेस, सचेत खाद्य चयन करना है, बर्बादी कम करना है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम लेकर के आना चाहिए, जिससे भोजन की बचत होगी, संसाधनों का मिसयूज़ नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अगला वाला जो आर्टिकल है ये पार्टिकुलरली बात करता है भारत और चीन की रिलेशनशिप के बारे में। भारत और चीन के रिश्ते, स्थिरता के लिए तलवार भी ज़रूरी, टाइटल में ये बोला जाता है, मतलब स्थिरता लाने के लिए भारत को थोड़ा सा कड़ा रुख भी अपनाना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत का नया रुख किस प्रकार से दिखाई दे रहा है चाइना के संबंध में। हाल ही में भारत और चीन के बीच में रिलेशन में एक नया बदलाव देखने को मिला है। भारत अब तक एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच, मतलब समझौता वाला अप्रोच अपनाता था। मार्च के मध्य में हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट, मतलब ऑडियो इंटरव्यू में चीन के प्रति अब तक की सबसे ज़्यादा सकारात्मक टिप्पणी दी थी। उन्होंने बोला था केवल डायलॉग के जरिए ही कोऑपरेटिव रिश्ता हम कायम कर सकते हैं, जो कि वैश्विक स्थिरता, ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइना ने थैंक यू बोला है। पिछले संबंध और हालिया सुधारों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, भारत चाइना के जो रिलेशन है 2020 में बुरी तरह से बिगड़ गए थे, जब चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इनकरकसन किया था, मतलब घुसपैठ किया था, और गलवान घाटी में संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सैन्य लेवल पर कई तौर की बातचीत हुई है। सैनिक लेवल पर सेना की तरफ से बहुत सारे राउंड्स की बातचीत हुई है, जिससे आप देखेंगे कुछ सीमा क्षेत्रों में से सेनाओं को पीछे हटना पड़ गया। हालांकि राजनीतिक लेवल पर देखा जाए तो संवाद ठप रहा है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड हमारा नई ऊंचाई छू रहा है। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशन है वो हाई लेवल पर होते जा रहा है।
अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच एक नया समझौता हुआ था जिसमें लास्ट टू इनकरकशन साइट मतलब आखिरी जो दो विवादित इलाके हैं यहाँ से सेनाओं को हटाने पर सहमति बनी थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों देश अपने रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे कर रहे हैं। अब क्या ये भारत की नीति में बदलाव है? यदि ऐसा हुआ है तो मोदी सरकार का ये जो नया रुख है केवल टोन शिफ्ट है, मतलब बयानों की भाषा में चेंजेस बस है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव बताता है ऐसा कुछ नहीं, क्लियर नहीं है। भारत सरकार शायद अपने विकल्प खुले रखना चाहती है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी भारत ने चीन के साथ म्यूचुअली प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत चीन राइवलरी स्ट्रक्चरल एंड अबाइडिंग मतलब संरचनात्मक और स्थायी है। इसलिए मोदी के बयान के कुछ ही दिनों के बाद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत के क्वाड पार्टनर के सैनिक अधिकारियों से मुलाकात करी थी। क्वाड में कौन कौन आ जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत के सामने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक कुछ चुनौतियां हैं। भारत की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी हमेशा से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर केंद्रित रही है। इस हिसाब से भारत के लिए अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को टालना सबसे अच्छा है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना बड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर बोल दिया था कि कॉमन सेंस वाली बात है, भारत को चीन के साथ एक स्थिर और लाभदायक रिलेशन बना करके मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की भूमिका और भारत की चिंताएं। भारत अपनी विदेशी नीति अकेले तय नहीं करता है। भारत अमेरिका को देखते हुए चाइना के साथ में अपने रिलेशन को ठीक ठाक करता है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए रुख को देख कर के भारत अपनी नीति को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन उनकी डिफेंस पॉलिसी चीन के प्रति कठोर नहीं है। उन्होंने अमेरिका, चीन और रूस को आधा करने मतलब रक्षा खर्च को बोला है आप आधा करिए, और ज़्यादा कुछ कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। वहीं यदि हम बात कर लें ट्रंप के पेंटागन पॉलिसी मेकर नॉमिनी एल्ब्रिज कोल्बी ने जापान और ताइवान को अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि करने के लिए बोला है। एक तरफ इनको कह रहे हैं आप ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो बजट में, रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में, भले ही अमेरिका करे, इनको मना करता है। ठीक है। इसके अलावा ट्रंप ने रूस के लिए स्ट्रेटजिक कंप्रोमाइसेस मतलब रणनीतिक कुछ समझौता किए हैं और अमेरिका के यूरोपियन अलायंस का विश्वास हिला के रख दिया है। भारत को अमेरिकी सैन्य समर्थन पर निर्भर नहीं रहना है, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है जो कि कभी भी फिक्स नहीं है, इसके कारण भारत को चीन के साथ अपने संबंध स्टेबल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं क्या भारत को अपनी जो कहना चाहिए सैन्य ताकत है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि क्या करें कि फिर हम अमेरिका के ऊपर निर्भर रहें। भारत के कुछ नीतिकार ये कहते हैं कि अगर भारत चाइना के साथ कॉन्सिलिडेटरी पॉलिसी अपनाता है तो उसे अपने मिलिट्री इन्वेस्टमेंट को कम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सैन्य निवेश उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन रियलिटी अलग ही है। इंडिया की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। डिफेंस स्पेंडिंग पिछले दशक में जीडीपी शेयर और नेशनल बजट शेयर के रूप में घट रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स में देरी हो रही है। फाइटर जेट, सबमरीन और अन्य जो रक्षा प्रणाली हैं इनको विकसित करने में दशकों का टाइम लग रहा है। सैन्य शक्ति का क्या महत्व है? तो देखिए, अगर भारत को चीन के भविष्य के एग्रेशन को रोकना है तो उसको मिलिट्री डिटरेंस मतलब सेना के माध्यम से क्या हम डरा करके धमका करके रोक सकते हैं, ये चीज़ भी काम आ सकती है। भारत को इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने साझेदारों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज जारी रखने चाहिए एंड ऑपरेशनल प्लानिंग का समन्वय एडजस्टमेंट चीन को भारत की मिलिट्री पावर का एहसास दिला सकता है, जिससे आगे कोई हिम्मत वो नहीं करेगा।
वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भारत अगर चीन के साथ स्टेबिलिटी चाहता है तो इसे कॉन्सिलेटरी टोन, मतलब समझौता परक भाषा से नहीं बल्कि हार्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ से भी समर्थन देना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे सबमिशन में चीज़ें बदल जाएंगी, धीरे धीरे स्थिरता धीरे धीरे आत्मसमर्पण में बदल जाएगी। फाइनली हम बोल सकते हैं कि भारत को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा जिसमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ साथ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम देखेंगे तो हाल फिलहाल में देखा जाए मनरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनके लिए ये न्यूज़ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि सरकार अब तेज़ी के साथ में मनरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनकी संख्या कम करने वाली, मतलब जो जॉब कार्ड हैं उनकी डिलीटेशन का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। न्यू गाइडलाइंस आई हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इशू किया है 10 पेज की गाइडलाइन कि कैसे करके हम एड्रेस कर सकते हैं कंसर्न्स को जो कि हाई रेट ऑफ जॉब कार्ड डिलीटेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब जॉब कार्ड को डिलीट करना मतलब लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना। अब इस चीज़ को सरकार कैसे करके क्लियर कर रही है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत लोगों को जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे आप काम की डिमांड करेंगे तो आपको जॉब कार्ड बनाया जाएगा और 15 दिन के भीतर आपको काम देने की गारंटी रहेगी। यदि आपको काम नहीं दिया जाता है तो फिर आपको भत्ता दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा। यदि हम पिछले 4 सालों की बात करें तो 10.43 करोड़ जो वर्कर हैं इनको रिमूव किया गया है, इस स्कीम के से बाहर कर दिया गया है। यहीं से क्वेश्चंस खड़े होते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एंड ड्यू प्रोसेस को लेकर के कि आप किस बेस पर ऐसा कर रहे हैं। की रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सरकार का कहना है हमने इतने सारे लोगों को डिलीट इसलिए किए हैं, उनको इस स्कीम से बाहर इसलिए किए हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका परमानेंट माइग्रेशन हो गया, मतलब गांव से शहर चले गए हैं कमाई करने के लिए और फिर गांव आ ही नहीं रहे हैं। सेकंड नंबर की बात ये हो सकती है कि एक पंचायत से दूसरी पंचायत, पहले आपका गांव इस पंचायत में आता था ग्राम पंचायत पांजरा में, अब ग्राम पंचायत लोपा में चला गया है या दूसरे में चला गया है तो आपका डिलीट किया गया। ग्राम पंचायत ने डिक्लेयर कर दिया है एज एन अर्बन सेटलमेंट। एक ये भी रीज़न है कि भाई अब ग्राम पंचायत से परिवर्तन होकर के अर्बन सेटलमेंट में वो चीज़ चला गया है। इसके अलावा डुप्लीकेट जॉब कार्ड भी हो सकते हैं, मतलब फेक और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसके चलते चलते हमने जॉब कार्ड को डिलीट किया है। एक रीज़न ये बताया जाता है। अगला रीज़न बनाया जाता है रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट आपने भेज दिए हैं और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति का नाम जुड़ा है वो भी कमाएगा, सरपंच भी कमाएगा, सचिव भी कमाएगा। इस प्रकार से लोग कमाई करते हैं। एंड यदि किसी वर्कर की डेथ हो गई है तो उसका जॉब कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए कुछ गाइडलाइन लेकर के आए हैं जो कि अनिवार्य है, जैसे कि ग्राम सभा का वेरिफिकेशन। मतलब किसी का भी जॉब कार्ड डिलीट करना है तो सबसे पहले ग्राम सभा अप्रूव करेगी मनरेगा वर्ष के लिए। सोशल ऑडिट किया जाएगा ग्राम सभा का एंड स्पेशल ग्राम सभा बुलाई जाएंगी इस पर्पस के लिए। इसके अलावा पब्लिक डिस्कोजर्स के लिए रखा जाएगा इस चीज़ को 30 डेज के लिए। मतलब नेम्स ऑफ डिलीटेड वर्कर्स जॉब कार्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड पब्लिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि सरपंच ने चुपचाप व्यक्ति का नाम काट दिया, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन इस पावर का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब आपसी कोई रंजिश है, कुछ है, तो ऐसे करके सरपंच फिर धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। इसके अलावा बाई एनुअल रिव्यू मीटिंग्स भी आयोजित करी जाएगी। साल में 2 बार ग्राम सभा को डिस्कस करना पड़ेगा ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ जॉब कार्ड, मतलब वर्कर्स
फ्लैश्ड फॉर डिलीटेशन, कितने लोगों के हम लिखते हैं कि 10 हैं कि 15, इनकी लिस्ट बना ली है। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन रिसीव किया जा रहा है अफेक्टेड हाउस होल्ड के द्वारा, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना समझना है। एंड वर्कर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट टू अपील कैंसिलेशन, आप कैंसिलेशन के लिए आपकी अपील भी दायर कर सकते हैं, ये अधिकार तो हमें वर्कर को देना पड़ेगा। क्लियर अपील प्रोसेस की यदि हम बात करें, रीजंस फॉर डिलीटेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, आपको बताना है कि भाई आखिर क्यों डिलीट कर रहा है मेरा जॉब कार्ड। पेंडिंग वेजेस मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर डिलीटेशन, मेरा जॉब कार्ड यदि आप डिलीट कर रहे हैं तो मेरा पहले का जो पेंडिंग पैसा है वो पहले दे दो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम की एंड डिलीटेशन कंट्रोवर्सी। इस प्रकार से इतने ज़्यादा जॉब कार्ड कैसे करके डिलीट हो जा रहे हैं, ये दोनों एक प्रकार से आपस में संबंध रख रहे हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ में। जब से आधार कार्ड बेस्ड पंचायत पेमेंट सिस्टम आया है ना, तब से बहुत सारे लोग घर में बैठ गए, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते चलते बेचारे लोगों आधार कार्ड के चक्कर में पेमेंट नहीं मिल पाती, शाम शाम तक बैठे हैं। हालांकि इस चीज़ से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि इन दोनों के बीच में कोई लिंकिंग है। उनका कहना है ये जो डिलीटेशन किया जा रहा है ये ड्यू टू वेरिफिकेशन ड्राइव्स के चलते चलते हैं एंड वीडिंग आउट इन एलिजिबल बेनिफिशरीज, और इसी से हम इन एलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उसको यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लें, ये जो चीज़ है इतनी ज़्यादा मैटर क्यों करती है, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्ति को गारंटी दी गई है 100 दिन की, कि आपको 1 साल में 100 दिन का काम मिलेगा, सरकार इसकी गारंटी देती है, ठीक है। यदि इस प्रकार से आर्बिट्री डिलीट कर दिया जाता है तो इससे जो वल्नरेबल वर्कर्स हैं उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। न्यू जो गाइडलाइन आई हैं उनका उद्देश्य है कि जो रॉन्गफुल कैंसिलेशन है उसको रोकना, जबकि ये भी इंश्योर करना है कि ओनली जीनियन बेनिफिशरीज को ही फ़ायदा मिले। अगला वाला जो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो साइंस से जुड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में देखा जाए क्लाउड बैंड्स को लेकर के एक स्टडी सामने आई है जो कि सीधे सीधे भारत में रेनफॉल को वर्षा के साथ में रिलेट करती। सबसे पहले तो क्लाउड बैंड्स के बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। बादल बैंड एक लंबी लगभग कंटिन्यूस बादलों की पट्टी है जो कि अक्सर सैकड़ों से हज़ारों किलोमीटर तक फैली रहती है। ये विशेष रूप से मानसून और अन्य बड़े मौसमी पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। वहीं बादल बैंड के कुछ की फीचर्स रहते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये एक नैरो बैंड के रूप में दिखती है जो अक्सर भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मतलब इक्वेटर टू ट्रॉपिकल रीजन की तरफ में ये फैली रहती है। इसकी यदि हम बात करें कहाँ कहाँ पर ये हमको दिखाई दे रहा है तो पार्टिकुलरली पूरी जगह यहाँ पर बता दी जा रही है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये पट्टी। एग्जाम्पल के तौर पर मानसूनी बादल बैंड क्लाउड बैंड हिंद महासागर से भारत की ओर बढ़ती है। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस जैसे कि मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन या फिर मेडल जूलियन ऑसिलेशन के चलते चलते बनता है। मतलब गर्म और ठंडी हवा ऊपर उठती हैं, कंडेंस होती हैं, जिससे ये बादल की पट्टी बन जाती है। मानसून के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है? भारत में 80% वर्षा इन्हीं बादल बैंड के कारण हो रही है। यदि बैंड्स स्ट्रॉन्ग है तो हैवी रेनफॉल होगा और यदि वीक है तो ड्राई स्पेल हो सकता है। सामान्य बादल और बादल बैंड की बात करें तो देखिए बादल बैंड लंबी पट्टी जैसे दिखते हैं। सामान्य बादल क्यूमुलस मतलब छितरे या फिर ढेर ढेर में दिखते हैं। बादल बैंड कई दिनों तक बनी रहती है, बड़े क्षेत्र में भारी बारिश करती है। वहीं जो होता है सामान्य बादल कुछ घंटे में चेंजेस हो सकते हैं। इसके चलते चलते लोकल एरिया में बारिश या फिर धूप का ये रीजन बन सकते हैं। इस प्रकार से इनमें हमको प्रमुख अंतर दिखाई देता। न्यूज़ में जो बात कही जा रही है वो ये ऐसा है कि कुछ की फाइंडिंग निकली है।
भारतीय मानसून पर एक नया अध्ययन सामने आया। भारतीय विज्ञान संस्थान के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि बादल बैंड की ताकत भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून के दौरान होने वाली बारिश की गति और घनत्व को प्रभावित करती है। इसलिए ये बैंड हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस आर्टिकल से पता चल जाता। पहले हम ये सोचते थे कि बादल बैंड का नॉर्थवर्ड प्रोपेगेशन, मतलब नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही ये जाते हैं, चाहे उसकी ताकत कुछ भी हो। मानसून का क्या इम्पोर्टेंस है? पार्टिकुलरली आप देखेंगे बारिश का जो मौसम रहता है उस समय में कुछ हवाएं हमेशा भारत की, कहना चाहिए, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और इसी के चलते चलते हमारे देश में वर्षा होती है। इन हवाओं को मानसूनी हवाएं बोलते हैं। भारत में 80% वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है, क्योंकि इस समय में मानसूनी हवाएं चलती हैं। ये वर्षा देश के लिए पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा मानसून की जो वर्षा है वेट स्पेल, ड्राई स्पेल्स के चक्रों के साथ में आती है, जो मानसून अंतरा मौसमी दोलन, मानसून इंट्रा सीजनल ओसिलेशन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब क्लाउड बैंड का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, BSISO भूमध्य रेखा से एक बादल बैंड को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ लाता है, जिससे ड्राई स्पेल खत्म हो जाता है, बारिश का मौसम तैयार होता है। वेट स्पेल की अवधि बादल बैंड के साइज और स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। पहले बादल बैंड को हम ये मानते थे कि हमेशा उत्तर की तरफ ही ये जा रहा है, भले ही भूमध्य रेखा पर इंस्टेबिलिटी कम हो। What does the new study says? इसमें बोला जा रहा है अगर भूमध्य रेखा पर बादल बैंड शुरू में कमज़ोर रहेगा तो वो उत्तर की तरफ नहीं जाएगा। आदित्य कोट्टापल्ली IISc के CAOS मतलब सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंसेस में शोध करता है और इसके प्रमुख लेखक रहे हैं। ये शोध मानसून प्रेडिक्शन को बेटर करने में मदद कर सकता है। अगर बादल बैंड कमज़ोर है तो रिस्क ऑफ ड्रॉट बढ़ जाएगा, जिससे किसानों और वाटर मैनेज को पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।